भोपाल राजधानी कैसे बना। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे भोपाल कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि का खास कार्यक्रम सफरनामा मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये कार्यक्रम पूरी तरह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीपक तिवारी जी की किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश पर आधारित है। अब तक हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ और कैसे एक आदिवासी जो जा रहा था नहाने और बन गया सांसद। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर भोपाल कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी बना। राजनीति नामा मध्य प्रदेश किताब के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जब नागपुर राजधानी छोड़कर भोपाल आने लगे तो उन्होंने ये पंक्तियां लिखी। भजन करो या बंदगी, अब ना गलेगी दाल, उनसे खुश गोपाल जी, जिनसे खुश भोपाल। 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद जब नया मध्य प्रदेश बना तब राजधानी को लेकर काफी जद्दोजहद हुई। जहां ग्वालियर और इंदौर मध्य भारत के बड़े नगर थे, वहीं रायपुर रविशंकर शुक्ल के कारण महत्वपूर्ण हो गया था। इन सब के नीचे जबलपुर का दावा भी सर्वोपरि था। नए मध्य प्रदेश के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशों में भी जबलपुर का नाम राजधानी के लिए प्रस्तावित किया था। कहा जाता है कि सेठ गोविंदास थे जो उन्होंने जबलपुर को राजधानी बनवाने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे पहले पहल की थी। उन्होंने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू को तार्किक रूप से ये समझाने में सफलता भी प्राप्त कर ली थी कि क्यों जबलपुर को राजधानी बनाया जाना चाहिए। उन्हीं दिनों विनोबा भावे ने जबलपुर को संतावना स्वरूप संस्कारधानी की उपमा भी दी थी। भोपाल बैंक का पैसा कैसे कराची भेज दिया गया। दीपक तिवारी जी अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान के गठन के बाद केंद्रीय सरकार की नजर में नवाब हमीदुल्ला खां की गतिविधियां संदेह से परे नहीं थी। दिल्ली की सरकार देश के हृदय स्थल में पाकिस्तानी गतिविधियों का कोई केंद्र सक्रिय नहीं देखना चाहती थी। यही वजह थी कि सरदार पटेल ने ऐसी परिस्थितियों में भोपाल पर पूरी तरह नजर रखने के लिए इसे राजधानी बनाने का फैसला कर दिया। नवाब हमीदुल्ला की गतिविधियां और उनके इरादे कितने खतरनाक थे, ये सिर्फ एक घटना से ही साबित हो जाता है। नवाब ने सन 1948 में बैंक ऑफ भोपाल की एक शाखा कराची में खोल दी तथा भोपाल का सारा धन वहां ले गए। यहाँ बैंक ऑफ भोपाल का दिवाला निकल गया। इसमें भोपाल के हजारों नागरिकों की जमा पूंजी डूब गई। नवाब हमीदुल्ला हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत सरकार का विरोध कर रहे थे। नवाब पूरे हिंदुस्तान के बीचों बीच रहकर पाकिस्तान से संबंध बनाना चाहते थे और संबंध रखना चाहते थे। ऐसा भी इस किताब में दीपक तिवारी जी ने उल्लेख किया है। वे मोहम्मद अली जिन्ना के मित्र होने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू के भी दोस्त थे। देश की आजादी के कुछ महीने पहले जिस तरह त्रावणकर कोर के राजा ने भारत संघ में मिलने में आनाकानी की थी, उसी तरह भोपाल के नवाब भी भारत विरोधी थे, ऐसा कहा जाता है। भोपाल नवाब सन 1944 से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेश मंडल के चांसलर थे और कांग्रेस के कट्टर विरोधी भी। नवाब मुस्लिम लीग और जिन्ना के ज्यादा नजदीक थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनने के पहले भोपाल नवाब के साथ गोल्फ खेला करते थे और वे उनके हिंदुस्तान में दूसरे सबसे अच्छे मित्र थे। पहले अच्छे मित्र जवाहरलाल नेहरू थे। बड़ी मुश्किल से भोपाल नवाब ने भारत में विलय को स्वीकृति दी, पर खुद यहाँ नहीं रहे। भोपाल नवाब इसके बाद इंग्लैंड चले गए और उनकी बड़ी बेटी पाकिस्तान। उनकी पुत्री बड़ी बिया जो थी, उनकी जो बड़ी बिया को फिर बाद में पाकिस्तान जाने के बाद वहां की सरकार ने ब्राजील का राजदूत बना दिया। बड़ी बिया की कुरवाई के नवाब से शादी हुई थी। नवाब की छोटी बेटी हरियाणा के पटौदी रियासत के नवाब से ब्याही गई। उन्हीं के पुत्र नवाब मंसूर अली खां पटौदी थे, जो प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे और प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे और उन्हें टाइगर पटौदी के रूप में और टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। नवाब टाइगर पटौदी की शादी बॉलीवुड कलाकार
शर्मिला टैगोर से हैं और उनके 3 बच्चे हुए। सैफ अली खान उनके पुत्र हैं। इन्हीं रिश्तों के चलते टाइगर पटौदी ने भोपाल से एक बार लोकसभा का चुनाव भी सन 1991 में लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गए थे जब मध्य प्रदेश बना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश बनने की। तो आज जहां पुलिस मुख्यालय है, वे भवन भोपाल नवाब की सेना के अधीन था। ये पूरा इलाका छावनी कहलाता था। विधानसभा के लिए मिंटो हॉल से काम चलाया गया। आज जिस स्थान पर भोपाल कलेक्टर एवं लोकायुक्त का कार्यालय है, वहां सरकार लगने लगी, इसलिए कलेक्टर कार्यालय को पुराना सचिवालय कहा जाता है। ये भवन सन 1910 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने अपने वजीर, सेक्रेटरी और हाई कोर्ट के लिए बनवाया था। जिस भवन में आज लोकायुक्त कार्यालय है, वहां पहले मुख्य सचिव एच.एस. कामत बैठने लगे। पहली कैबिनेट की बैठक भी यहीं हुई थी। इसके पहले इसी जगह पर भोपाल राज्य की विधानसभा लगती थी। नया प्रदेश बनने के बाद मुख्य सचिव के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग यहीं लगता था, इसलिए इस इलाके को जीएडी चौराहा कहा जाता है। उन दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ही सबसे महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि राज्यों के एकीकरण का काम इसी के जिम्मे था। प्रदेश बनने के साथ ही भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, रायपुर, बिलासपुर को पुलिस रेंज बना दिया गया। हर रेंज में एक डीआईजी भी पदस्थ किया गया। जो पहले पुलिस महानिरीक्षक, जो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे, के.एफ. रुस्तम जी, उनको रिपोर्ट किया करते थे। इसके साथ ही 7 कमिश्नरी डिवीजन भी बनाए गए। राजभवन के लिए ब्रिटिश काल के रेजिडेंट कमिश्नर का निवास लाल कोठी तय किया गया। लाल कोठी का निर्माण सन 1880 में नवाब शाहजहां बेगम ने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रहने के लिए कराया था। 16,000 स्क्वायर फीट में फैले इस भवन का पत्थे यूरोपियन है और परंपरा के मुताबिक भवन का पहला पत्थर पास में एक छोटी सी मस्जिद निर्मित करने के बाद रखा गया था। लाल रंग के कैवेल्यू होने के कारण इसका नाम लाल कोठी रखा गया। इसके आर्किटेक्ट एक फ्रेंच इंजीनियर ऑस्टेड कुक थे। शुरू में भोपाल की पहचान एक पिछड़े शहर के रूप में होती थी, जहां रेलवे स्टेशन के अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ 2 डामर की सड़कें थीं। केंद्रीय योजना आयोग की सिफारिश के मुताबिक सन 1955 में भोपाल का चयन सार्वजनिक क्षेत्र में भारी विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए किया गया। शंकर दयाल शर्मा का भी उसमें बहुत योगदान था। जब नया मध्य प्रदेश बन गया तो सरकार ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाने के लिए भूमि जो थी वो आवंटित की। भेल, जो बाद में भेल के नाम से पहचाना गया। 4 सालों के अंदर ही कारखाने में उत्पादन भी शुरू कर दिया गया। इस तरह भोपाल की शानदार शुरुआत देश के मानचित्र पर हुई। भोपाल का आधुनिक स्वरूप सन 1970 के बाद दिखना शुरू हुआ, जब श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री बने। शुक्ल ने पूरे भोपाल को नियोजन के हिसाब से एक इकाई माना और राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना की। यह परियोजना आज तक काम कर रही है। लोहिया की नजर में भोपाल कैसा था? जितना सुंदर आज भोपाल है, बाहर वाले इसकी जितनी तारीफ करते हैं, 60 के दशक में भोपाल एक बेतरतीब कस्बे से कुछ थोड़ा ही ज्यादा बड़ा था। अपने विशाल महलों और मस्जिदों को छोड़कर यहाँ आम जनता के हिसाब से आधुनिक शहरी व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। एक बार समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भोपाल के विधायक विश्राम गृह में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने भोपाल को विशेष अंदाज में परिभाषित किया। उनके हिसाब से भोपाल शहर की बनावट बड़ी मजेदार थी। वे कहते थे कि यहाँ सबसे ऊपर नौकरशाही बैठती है, यानी वल्लभ भवन है। फिर पूंजीपतियों का नंबर आता है। पूंजीपति इसलिए क्योंकि उसी पहाड़ी पर नीचे की तरफ उद्योगपति बिरला द्वारा बनाया गया मंदिर है। इसके ठीक नीचे विधायक विश्राम गृह। सरल शब्दों में कहें तो जनप्रतिनिधियों का दर्जा नौकरशाह और थैली शाह के नीचे है। फिर जमीन पर है भोपाल का तालाब और इसके आसपास बसी आबादी, जिसकी आहों और कराहों की लहरों से वे हमेशा उद्वेलित रहता है। कम्युनिस्ट पार्टी नेता श्रीपाद अमृत डांगे को क्यों भाया भोपाल, ये बताएंगे हम आपको अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।